हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फोर्थ वाला मॉक टेस्ट को सॉल्व। ऑलरेडी 3 मॉक टेस्ट की वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर धीरे धीरे सर जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। तो जैसे जैसे मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ेगा, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन है उनका लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऑलमोस्ट हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूँ, जीके का, साइंस का एंड एलिमेंट्री मैथ्स का भी। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक सेक्शन का, हर एक पार्ट का, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दूँ, ताकि जब आप पेपर में बैठोगे तो आपके लिए कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो नया हो, ठीक है। और आने वाले दिनों में मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ, ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। कि ताकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे वो जीके के होंगे, जनरल साइंस के होंगे, वो इन्हीं वीडियोस से आ जाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है मॉक टेस्ट नंबर 4। ऑलरेडी 3 मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। स्टार्ट करते हैं अपनी जीके वाली सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए 2025 में अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? ये है डोनाल्ड ट्रंप, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंड बैटल ऑफ तेराइन फॉर्ट इन कब लड़ी गई थी? ये 1192 में, 1192 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस वाली बैटल में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी हुई है, वो इससे पिछले साल थी, 1191 में, ठीक है, 1191 में। हाँ, आशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आशियान हेडक्वार्टर लोकेटेड इन, ये जकार्ता। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो यहाँ पे आशियान का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस है। विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? केरला को बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अंडर आर्टिकल 51A, ये कौन से वाले अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी? ये तो याद रखना, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? तो याद रखना, हमारे जो 3 गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है। ये गैलेंट्री अवार्ड जो आपको बहादुरी के लिए मिलते हैं। जैसे कोई अगर कोई जैसे लड़ाई वगैरह में, ठीक है, जैसे वॉर वगैरह में, जहाँ जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह में कोई अगर अच्छी ब्रेवरी दिखाता है तो उसके लिए मिलता है। गैलेंट्री वाले ब्रेवरी से लिप्ट होते हैं। और ये बैटल फील्ड वगैरह में अगर किसी ने अच्छी कोई, तो उसको मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है परमवीर चक्र, ठीक है। क्या आंसर है? परमवीर चक्र, ठीक है। सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र, फिर आता है महावीर चक्र, और उसके बाद आता है वीर चक्र, ठीक है। तो अशोक चक्र भी दिया जाता है, बट ये पीस टाइम के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करेंसी ऑफ ब्राज़ील। तो याद रखना है, रियल है। क्या? रियल है। करेंसी ऑफ ब्राज़ील इज रियल। फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो। दांडी मार्च डिस्टेंस कवर, जो दांडी मार्च, ठीक है, गांधी जी ने किया था, उन्होंने दांडी मार्च में कितना डिस्टेंस कवर किया? दांडी मार्च उन्होंने पैदल यात्रा करी थी, तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया था? तो ये 390 के आसपास था, 390 के करके कुछ इतना था, ठीक है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया कौन सा है? सबको पता होगा, हॉकी है। करगिल वॉर कब लड़ी गई थी? 1999 में। SCO समिट, ठीक है, जो 2025 का SCO समिट है, ठीक है। SCO की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो 2025 वाला सबमिट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ है? चाइना में हुआ है, ठीक है। तेजस इज इंडिया, ठीक है। तेजस क्या है? इंडिया का, ठीक है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबको पता होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी। INS विक्रांत क्या है?
एयरक्राफ्ट कैरियर है। सौरो ऑफ असम किसको बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया, सौरो वाली कौन सी रिवर होगी जिसको सौरो ऑफ असम, सौरो ऑफ बिहार, बंगाल, सौरो ऑफ उड़ीसा, वो नदियाँ जो उस राज्य में क्या करती हैं, बाढ़ लाती हैं, मतलब फ्लड, जिस नदी की वजह से फ्लडिंग होती है। तो असम में अब जो फ्लडिंग होती है वो ब्रह्मपुत्र की वजह से होती है, इसलिए सौरो ऑफ असम किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाली हैं उसको कौन होस्ट करेगा? तो याद रखना ये होने वाली हैं ग्लासगो में। कहाँ पे? ये स्कॉटलैंड में। HAL जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। HAL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसके रिलेटेड है? तो याद रखना ये म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? म्यूनसिपलिटीज़ के रिलेटेड है। पंचायती राज के रिलेटेड कौन सा वाला था? 73rd वाला था, ठीक है, याद रखना। 73rd इज रिलेटेड टू पंचायती राज एंड 74th है जो वो म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड है। अगली सेक्शन पे चलते हैं, जनरल साइंस की। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 जो विटामिन होती है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी वाली बीमारी हो जाती है? याद रखना इसकी वजह से होती है बेरी, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका यूनिट क्या होता है? याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ पे जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? सन है, ठीक है। अर्थ पे जो मेन सोर्स मतलब एनर्जी जो सबसे ज़्यादा मिलती है अर्थ को, जहाँ मेन उसके लिए जो सोर्स है वो सन है, याद रखना, ठीक है। विच गैस मेक्स सोडा वाटर फिजी, ठीक है, फिजी। सोडा वाटर मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना तो उसमें जैसे बबल्स वगैरह बनते हैं, तो वो उसको फिजी कौन बनाता है? याद रखना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें, उसकी वजह से वो बबल्स वगैरह बनते हैं उसमें, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोसफेयर, ठीक है। एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? याद रखना ये नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। पीएच ऑफ बेसिस इज, ठीक है। अब आपको पता है पीएच स्केल होता है जो क्या बताता है कि कोई चीज़ बेसिक, कितनी बेसिक है, कितनी एसिडिक है, ठीक है। तो पीएच, जो बेसिस का पीएच कैसे पता चलता है? अगर किसी भी चीज़ का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा आएगा तो वो बेसिक होगा, ठीक है। अगर 7 से कम आएगा तो क्या होगा? वो क्या होगा? एसिडिक होगा। टोटल नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी 639। लाइट कैन नॉट पास थ्रू, ठीक है। लाइट किस में से पास नहीं कर सकती? एयर से करती है, ग्लास से करती है, वाटर से भी करती है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओपेक और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से नहीं करती। ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे कि एक मिरर है, उसको अगर आप पॉलिश कर दोगे, ठीक है, तो उसमें से लाइट पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी कोई भी पॉलिश सरफेस होगा, जैसे जहाँ कोई दीवार वगैरह होगी, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती है। ओपेक चीज़ कोई भी मतलब जैसे जिसको पॉलिश किया हो। केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, याद रखना कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंटम बताता है ये। जो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू, जो ट्रांसपायरेशन है वो किसके थ्रू होती है? ठीक है, तो याद रखना ये होती है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा कहाँ होता है? मतलब स्मॉल ओपनिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ, कहाँ पे होती है? जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग होती है, पोर्स बने होते हैं, वहाँ पे पाया जाता है स्टोमेटा, और उसके थ्रू ही होती है ट्रांसपरेशन। अब ट्रांसपरेशन क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब जो पानी मतलब क्या हो जाता है? ट्रांसपायर हो जाता है। जैसे एक तो पानी इवेपोरेट होता है ना, दूसरा क्या होता है? ट्रांसपायर होता है। ट्रांसपरेशन होती है लीव्स के थ्रू, क्योंकि लीव्स के थ्रू भी कुछ पानी इवेपोरेट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपरेशन। मतलब ट्रांसपरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन थ्रू लीव्स, ठीक है। अगला है डेंगू इज काज्ड बाय, तो याद रखना ये होता है प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है।
एक्चुअली डेंगू वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो इसका ये मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो डेंगू है वो डेंगी वायरस से होता है, ठीक है, याद रखना। डेंगू वायरस से होता है, जो मलेरिया होता है ना वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। ये तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा, प्रोटोजोआ नहीं होगा। अगला क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल होता है। मायोपिया इज करेक्टेड बाय, मायोपिया को कैसे करेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था मायोपिया क्या होता है, नियर साइटनेस, क्या, नियर साइटनेस, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपको जो पास का होता है वो क्लियर दिखता है बट दूर का ब्लर दिखता है, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है मायोपिया को ट्रीट करने के लिए। मायोपिया का और क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, ठीक है, मतलब पास का क्लियर दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है। अगला वाला, इसके बाद साइंस वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं अपनी मैथ्स वाली सेक्शन पे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 8 और 12, 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, चेक करते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से 4 6 आ जाएगा, फिर 2 से कर लो 2 3 आ जाएगा, फिर 2 से 1 3, फिर 3 से होगा, तो ये कितना बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो राइट आंसर बनेगा सी, सी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15% ऑफ 600, ठीक है, 15% ऑफ 600, ठीक है। आपको पता है परसेंटेज 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है। 2 0 गए, 2 0 गए, 6 इंटू 15 इज 90। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे है, करते हैं। आपको इसके लिए यूज़ होता है बॉडमस वाला रूल, ठीक है। कैसे करते हैं बताओ, पहले डिवीज़न होगी, ठीक है। तो 18 डिवाइड बाई 3 इज 6 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है आप। तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +4 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है। ऐड करो इसको, क्या आंसर आएगा, एक मिनट में मिटा लेता हूँ यहाँ से। हाँ, क्या आएगा, 6 + 10 + 4 प्लस, तो ऐड करो क्या आता है ज़रा, ये 9 हो जाएगा, 9 + 10 19 + 6 इज 25। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 25 इजिकल टू 25। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 4, ठीक है। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब एक 3D फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एक 3D फिगर जिसकी सारी साइड इक्वल। अगर मैं बोलूँ क्यूब की एग्जांपल, तो आपने डाई देखी होगी, डाइस, ठीक है ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं जहाँ, ठीक है, उस वो वाली डाइस, तो वो एक क्यूब की एग्जांपल होती है, ठीक है। अब क्यूब जिसकी साइड कितनी है, एक साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो याद रखना वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इजिकल टू साइड का क्यूब, ठीक है, जितनी साइड है उसका क्यूब ले लो। मतलब क्या आएगा आंसर, 4 इजिकल टू कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6x, हाँ क्या दिया है, 6x - 2 इजिकल टू 16, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, 6x इजिकल टू 16, ये 2 को इधर लेके आओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो आ गया आपका 6x इजिकल टू 18, दोनों साइड से कटता है ये, x इक्वल टू 6 1 जा 6 6 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो राइट आंसर बी बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है किस पे, 1200 क्या है प्रिंसिपल, 6% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम है 2 साल। तो आपको पता है एस आई कैसे निकालते हैं, एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। तो क्या आएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 100, ये 2 0 गए, ये 2 गए,
तो कितना कितना बचेगा आपके पास, 12 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। करो कितना आता है, 12 6 72, 76 का डबल करते हैं तो वो आता है, कितना आता है, 144। तो इसका राइट आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा इसका, हाँ 41 का राइट आंसर बनेगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है कभी भी अगर प्रोपोर्शन दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है करने का, जो फर्स्ट है ना उसको 4 से कर लो, सेकंड को इससे कर लो, ठीक है। मतलब ये किसके बराबर आएगा, 4 इंटू क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 3 इंटू 12, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 3 इंटू 12 डिवाइड में आ जाएगा 4, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 9, ठीक है। नहीं तो आप रेशियो में जैसे दिए हो ऐसे भी करके काट सकते हो, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड में लिख दो तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और सेकंड को थर्ड से कर लो, मतलब इसको इससे, जैसे प्रोपोर्शन में अगर कोई लिखा हुआ ना, जैसे ए बी ऐसे करके सी रेशियो डी, ठीक है, डी, ठीक है। आप क्या करोगे, ए डी आप लिख सकते हो, ए डी इजिकल टू बी सी, मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक। चलो बाद में कभी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व इसके ऊपर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर की एवरेज क्या होगी, ठीक है। तो पता है आपको पहले 5 नेचुरल नंबर कौन होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ना, मतलब हमें पता है कि 5 नेचुरल नंबर है तो इनको हम ऐड करके भी कर सकते हैं। तो एवरेज होती है सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सम निकालूंगा पहले 5 नंबर का, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, नंबर भी 5 ही हैं, तो एवरेज चेक करेंगे। 3 और 3 6 और 4 10 और 5 कितना आ रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3, कितनी आएगी 3, राइट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इसका आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 2 आ जाता है 25 माइनस 3 की पावर 2 9 प्लस 2 की पावर 3 8। तो 25 माइनस 9 मतलब 16, 16 प्लस 8 इजिकल टू 24, इसका आंसर आता है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, आपको क्या फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। अब सबसे पहले आपको सीपी दिया है 400 और एसपी दिया है कितना, 500, ठीक है। अब सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ बताना, एस पी माइनस सी पी, ठीक है। तो 500 माइनस 400 इजिकल टू 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 100। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 100 का प्रॉफिट हुआ बट किस पे, जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, उसके ऊपर। तो उसकी परसेंटेज निकालेंगे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अब मुझे पता है मेरा प्रॉफिट हुआ है 100 का, ठीक है। अब मैंने पैसे कितने खर्चे थे, 400 ना, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है, ऊपर लिखते हैं हम, मैं डायरेक्ट ही करूँगा, फॉर्मूला नहीं लिखने वाला। जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय कितना, 400 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास ये, हाँ 100 डिवाइड बाय, तो ये किससे कटेगा, 2 0 कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आपके पास क्या बचा, ऊपर 100 है नीचे 4 है, ठीक है। तो 100 को अगर हम 4 से
100 को अगर मैं 4 से काटता हूँ तो मेरा कितना आता है 25 बचेगा, ठीक है। तो मेरा कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 25% का, क्योंकि उसने 400 अगर कॉस्ट प्राइस था तो उस पर 400 पे उसने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया है। तो 400 का जो 100 होता है वो 25% होता है, ठीक है। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 25% का। अगला क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 4 इफ़ लास्ट, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होता है, ठीक है। आप ये डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन है, कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होता है, जब जब क्या उसने बोला है जब लास्ट के जो डिजिट होंगे इवन, नहीं ये वाला नहीं है। प्रोडक्ट जो होगा डिविजिबल बाय 4 होगा, ये भी नहीं है। सम डिविजिबल बाय 4, ये भी नहीं है। लास्ट 2 डिजिट फॉर्म नंबर, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट जो नंबर को बना रहे हैं वो डिविजिबल होने चाहिए किससे 4 से। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 4 3 4 6 4, ठीक है। अब ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, मैं चेक करूँगा लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यही डिविजिबिलिटी रूल है 4 का, ठीक है। तो लास्ट दो डिजिट क्या है 64, 64 4 से डिवाइड होता है, यस 16 आएगा। इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल पे ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5/8 दिया है एज परसेंटेज, ठीक है। मतलब उसने बोला है 5/8 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ और आपको इसको परसेंटेज में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हम इसको, कैसे लिखेंगे, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। अब 2 से कटता है ये, इधर 4 आएगा, इधर 50 आएगा। अगेन 2 से काटोगे तो इधर कितना 25 आएगा, ठीक है। अभी 25 आ गया, 25 आ गया और अभी ये दो दो के टेबल में तो नहीं आता, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 5 25 इंटू 5 कितना होगा 125 डिवाइडेड बाय 2। अब 125 बाई डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पे दिया नहीं है, बट 62.5 दिया, और ये कितना होता है 125 का आधा होता है 62.5%, ठीक है। तो यही इसका आंसर बनेगा, क्या 62.5 इसका आंसर बन जाएगा। मतलब 5/8 जो फ्रैक्शन फॉर्म में है उसकी परसेंटेज फॉर्म होती है 62.5%। अगला क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताना है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और आपको यूज़ करना है 22/7 किसकी जगह पे, पाई की जगह पे 22/7 यूज़ करोगे आप, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल का। आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, हाँ जैसे ये सर्कल है, ठीक है। तो ये बाहर वाली जो बाउंड्री होती है ना पूरी, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो उसने बोला एक सर्कल है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसका ये बाहर वाली जो बाउंड्री है इसकी लेंथ निकाली। तो याद रखना सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है 2πr के बराबर होता है। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। तो ये किसके बराबर आ गया 2 इंटू, उसने बोला है 22/7 यूज़ करना है, तो क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह पे 7 यूज़ करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 इज़ 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो ये सर्कल की बाहर वाली बाउंड्री होगी इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 44 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 हेक्टर जो एरिया होता है वो कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो याद रखना ये होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है आपका 1 हेक्टर का जो एरिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है रेशियो के ऊपर बेस्ड है। इफ़ ए रेशो बी इज़ 4:, ए बी की रेशो दी हुई है कैसे, इज इक्वल टू 4:5, एंड बी सी की क्या दी है 3:2, ठीक है। आपको फाइंड करनी है ए रेशो बी रेशो सी, तीनों की रेशो फाइंड करनी। तो मैंने आपको बताया था रेशो में कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। हम तीनों की रेशो, उसके लिए मुझे बी को कॉमन बनाना है, सेम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं 4:5 लिखेंगे, फिर इसके नीचे मतलब आप लिखते हो ए बी और फिर बी को उसके नीचे ही लिखते हो, तो उसके नीचे अगला बी के मैं क्या लिखूँगा 3:2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब कैसे लिखते हैं ए रेशो बी और फिर बी के सामने B/C। अब क्या करते हैं बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है।
और इस वाले 20 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, 5 है ना, तो 5 से दोनों नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 से ऊपर वाले दोनों को, तो क्या आएगा बताओ, 4 इंटू 3 इज टू 5 इंटू 3। अगेन ऊपर वाले से नीचे वाले को करना है, 5 इंटू 3 इज टू 2 इंटू 5। देखते हैं ज़रा क्या रेशो आएगी। ये आएगा 12 इज टू 15, इधर भी 15 आ रहा है और इधर 10 आ रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे जो बी हमारा आया है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अब बी कॉमन बन गया है, तो अब हम बी को एक ही बार लिखेंगे, तो 12 इज टू 15 इज टू 10। जो ये रेशो आ रही है ये आपकी किसकी रेशो है, ए बी और सी की रेशो है। तो आपका ए बी सी क्या आ गया, 12 15 और 10, ठीक है। अब ये कटते नहीं किसी भी नंबर से, तो आई थिंक हाँ 12 15 और 10 राइट आंसर बी आ गया। इसके साथ हमारा ये जो मॉक टेस्ट नंबर 4 था ये भी कंप्लीट हो गया। तो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा 2 से 3 मॉक टेस्ट हर दिन लेके आऊँ, वीडियो हर दिन लेके आऊँ, ठीक है। और बाकी किसी को अगर इन मॉक टेस्ट की PDF चाहिए होगी तो वो भी आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे बोलना, मतलब उसमें मेरे को मैसेज करके बता देना, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप वीडियो देखने के बाद अगर बाद में रिवीजन वगैरह करनी हो या खुद से उनको सॉल्व करना हो तो आप उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।